हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शिराजी। आज के शो में ज़िक्र होगा हुकूमत को दरपेश खारजा महाज और माशी महाज पर चैलेंजेस का। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक तुर्क टीवी को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया है कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों से मुज़ाकरात हो रहे हैं और अगर वो एक तरह से हथियार डाल देते हैं रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो उनको आम माफ़ी दी जा सकती है। और इस हवाले से उन्होंने तफसीलात का जिक्र करते हुए कहा कि मुज़ाकरात का ये सारा अमल अफ़गानिस्तान में हो रहा है और इस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है और इस सारे मामले के अंदर तालिबान सालिस का रोल प्ले कर रहे हैं। नाज़रीन, इस मामले पे पहले ही अपोजिशन बड़ा एहतजाज कर रही है कि अफ़गानिस्तान के इशू को लेके पार्लियामान में ना तो कोई डिस्कशन होती है और ना ही अपोजिशन जमातों को एतमाद में लिया जाता है। और रह गया अपोजिशन की बात, तो आज महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पे भी पार्लियामान के अंदर हमें शदीद एहतजाज देखने को मिला और अपोजिशन का यही कहना था कि इस मामले पे गुफ्तगू एक तो करने नहीं दी जाती और इस हवाले से अगर कुछ सवाल हैं तो उनका जवाब देने के लिए हुकूमती नुमाइंदे गोया के वज़रा भी मौजूद नहीं हैं। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल किस तरफ जाएगी, हुकूमत जो खारजा महाज पे चैलेंजेस हैं उनको कैसे टैकल करेगी और जो माशी चैलेंजेस हैं बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लाना है, क्योंकि आ रोज़ कीमतों में इजाफा आम आदमी की ज़िंदगी को बड़ा मुश्किल बना रहा है। कैसे से एक तरह से टैकल करेगी हुकूमत, इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं कमल शोज़ब साहिबा, आप रुकन कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए प्लानिंग हैं, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, बहुत शुक्रिया आपका भी। और सेनेटर ताज हैदर साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया सर आपका। विद ड्यू परमिशन इम्तियाज़ साहब, मैं क्यों ना पहले हुकूमत की तरफ चला जाऊँ और कमल शोज़ब साहिबा से डिस्कशन का आगाज़ करें। रियाया की बारी वैसे भी बाद में आती है लेकिन यहाँ तो सर इनफैक्ट कमल साहबा जानना ये चाहूँगा, आज अल्लाह भला करे तुर्क मीडिया का कि उन्होंने बता दिया कि इतना बड़ा एक कौमी इशू, गोया कि वो लोग कि जिन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए, हमारे हज़ारों लोगों को मारा, पाकिस्तान की सलामती को ख़तरे में डाला, हम उनके साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं और यहाँ पे अपोजिशन को ना पता है ना आवाम को पता है। तो ये आपको लगता है कि बड़ा एक नॉर्मल सा मामला है और इस मामले पे ना तो पार्लियामान को एतमाद भी लेना चाहिए था, ना इस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी बिफोर मुज़ाकरात, क्योंकि माजी में तो हमने देखा है कि खुद जब इमरान खान साहब मुतालबा किया करते थे कि इन लोगों से मुज़ाकरात होने चाहिए तो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ दौर में एक APC ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद फिर उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ नुमाइंदे मुकर्रर किए गए थे और वो नुमाइंदे जाके उन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात का एक इनिशिएटिव लिया था। तो यहाँ तो हमें कुछ और लोग बता रहे हैं कि शायद हमने एक प्रोसेस ऑन कर दी और किसी को मालूम भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार शिराजी साहब, आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है ना वो डाइग्रेस हुई हैं मेन सब्जेक्ट से और शायद कुछ लाइल्मी का भी आप इजहार फरमा रहे हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ज़रा चीज़ें लाना चाहती हूँ। पहले तो आपने कहा कि जी यहाँ अपोजिशन गिला करती है कि उन्हें किसी चीज़ में के बारे में एतमाद में नहीं लिया जाता और उनको शायद किसी चीज़ का पता नहीं होता। 1 जुलाई को एक बहुत बड़ी नशिस्त रखी गई थी नेशनल असम्बली में, जिसका मैं भी हिस्सा थी और बहुत सारे अपोजिशन के लीडर भी हिस्सा थे और उसमें हमारे जो सरबराह हैं फ़ौज के, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI और स्पीकर साहब ने उसको होस्ट किया था और उसमें ये सब मौजूद थे। 8 घंटे वो नशिस्त चली थी और एक एक चीज़ की ब्रीफिंग दी गई थी, उनको बताया गया था कि क्या सिचुएशन है और क्या होने जा रहा है। उसके बाद दूसरी नशिस्त अब रखी गई है कुछ अर्सा पहले डिफेंस कमेटी के मेंबर्स की, दोनों सेनेट भी और नेशनल असम्बली भी, और उसके साथ कश्मीर कमेटी के भी दोनों जो कमेटीज़ हैं उनकी भी, और वहाँ पर भी बड़ी खुली गुफ्तगू हुई, कम से कम 4 घंटे वो भी ब्रीफिंग चली है और उसमें तमाम ऑपरेशन के बारे में क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं और खुली गुफ्तगू हुई है,
तमाम लोगों ने सवालात किए, शेरी रहमान साहिबा मौजूद थी और भी सारे नुमाइंदे। कंवल साहबा, क्या हम ये तस्वर कर लें कि ये जो कालेदम तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस बारे में भी अपोजिशन को आगाह कर दिया गया था कि प्रोसेस जी, इसका जिक्र ये आज फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में हमारी जो अपोजिशन है, मैं अभी आपके बारे में या मीडिया के बारे में तो नहीं कहूँगी, लेकिन हमारी अपोजिशन अपने दूसरे तमाशों से बाहर आए तो तब उनको कोई कौमी मामलात के सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों में कोई इंटरेस्ट हो। मुझे अगर आप काइंडली एक एनालिसिस करके बता दीजिए कि जब से ये मामला चल रहे हैं अफ़गानिस्तान के, कितने एक टॉक शोज़ रोज़ के जो हैं वो अफ़गानिस्तान को लेकर के होते हैं। हर वक्त तो यहाँ पर कभी शहबाज शरीफ साहब का मसला, तो कभी मरियम का मसला, आज उसने ये बयान दे दिया, कभी कोई वीडियो आ गई, कभी कोई और तमाशा आ गया। यहाँ तो टोटल डाइग्रेस चीजें चल रही होती हैं। इतने अहम कंवल साहब, ये आज आपकी आप फिर तमाम चैनल्स को नहीं देखती मेरे ख्याल में। अगर कल हमारा ही शो आपने देखा होता तो मैं आपकी अभी तारीफ ही करने वाली थी, तो आपने पहले से ही रोक दिया। मुझे जरा 2 मिनट दे, मैं आपकी तारीफ करने लगी थी। जी 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 जी, श्योर जी जी। ये आज मेरे ख्याल में मैं कोई 25 दिन के बाद डॉन या आपका जो चैनल है और आपका ये प्रोग्राम है जिसमें कोई इस मामले पर डिस्कशन हो रही है, तो ये हमारी अगर प्रायोरिटी होगी, इस पर डिस्कशन होगी, अवेयरनेस फैलेगी, तो लोगों को यकीनन पता चलेगा। इसके बारे में जिक्र पहले ही हुआ है, इसके बारे में स्टेटमेंट दी गई। और मैं आपको बताऊं, मेरा बहुत इंटरेस्ट है और ये एक पाकिस्तान में नया डिसिप्लिन भी इंट्रोड्यूस कराया गया, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इम्तियाज़ गुल साहब इसको बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। उसकी अगर आप डायनामिक्स पढ़ें तो दुनिया में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दूसरे कॉन्फ्लिक्ट से कभी ख़त्म नहीं होता। उसको ख़त्म करने के लिए हमेशा डायलॉग करना पड़ता है। आपके सामने सुपर पावर अमेरिका 20 साल लड़ने के बाद दोहा में उन्हीं अफगानिस्तान के टीटी हैं या तालिबान है, उनके साथ बैठे हैं, डायलॉग किए हैं, उनके साथ बैठ के डिस्कशन किया, और जितना उन्होंने टाइम पीरियड दिया तो उससे 1 महीना पहले ही छलांग मार के यहाँ से गायब हो गए हैं। तो अगर डिसएंगेज करना है, डिसआर्म करना है, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ मैं आखिरी जुमला बोल लूं। किसी भी शर पसंद जो आपके खिलाफ इंतहा पसंदी करते हैं, उनको सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उनकी इंतहा पसंदी को या डिसआर्म करने का तरीका है कि उनको मेन स्ट्रीम किया जाता है और आप उनको डायलॉग करते। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को लोग जाके साइकोलॉजिकल जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं। आपको बुगटी साहब की एपिसोड याद है मुशर्रफ साहब के दौरे हुकूमत में कि क्या उसके रिजल्ट्स निकले? आज बुगटी साहब के, आज देखें हमने शाहजहान बुगटी साहब को एसपीएम बनाया, वो जाके बातचीत कर रहे हैं। आपके बलूचिस्तान के अंदर भी जो नाराज लोग थे जिन्होंने हथियार उठाए, उनको भी एंगेज किया गया और वहां पे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन इम्तियाज साहब, ये मामला इतना सिंपल है, ये आपके लिए भी सरप्राइजिंग है, और फिर ये कि वो तालिबान अफगानिस्तान के अंदर कि जिनकी लेजिटिमेसी के ऊपर अभी तक क्वेश्चन मार्क है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि वो गारंटर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो गोया कि ये मैसेज हम दुनिया को क्या दे रहे हैं। और फिर अगेन अगर वहाँ से कोई एक डिमांड आती है तो पाकिस्तान के लिए मुमकिन होगा कि उन डिमांड्स को फुलफिल करे और फिर उसके बाद इन लोगों को मेन स्ट्रीम किया जाए। देखिए इफ्तिखार, हमें तो ये तो जहन में रखना चाहिए ना कि अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा अभी तक तालिबान को वो दहशतगर्द जानते हैं, ठीक है, उन पर सैंक्शंस अभी तक कायम हैं, लेकिन उन्हीं दहशतगर्दों के साथ अमेरिका ने अमन मुआहदा भी किया है। उन्हीं दहशतगर्दों के सरबराह मुल्ला गनी बरादर के साथ साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने बाकायदा अपनी तस्वीर बनवाई जब सितंबर में उनके साथ मुज़ाकराती अमल इंटर अफ़गान डायलॉग शुरू हुआ। तो उसमें हमें ये जहन में रखना चाहिए कि एक होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और एक होता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। हमारे यहाँ मैनेजमेंट तो काफ़ी हद तक हुई है, मार धाड़ बहुत हुई है, टीटीपी को डिसरप्ट किया गया है, और हमने ये भी देखा कि 2014 मार्च में जब नवाज़ शरीफ साहब ने पार्लियामेंट को जाके बताया कि हमने मुज़ाकरात का आगाज़ हम करने वाले हैं, तो उस वक्त मैं उन लोगों में था, कुछ हमारे और भी दोस्त थे। चूँकि हम इसको स्टडी कर रहे थे तो हमारा ख्याल था कि टीटीपी एक दहशतगर्द तंजीम है और इनके साथ मुज़ाकरात से कुछ हासिल नहीं होगा। 5-6 हफ्ते वो सिलसिला और जो हमारे ख़दशात थे वो दुरुस्त साबित हुए। लेकिन आप मुस्तकिल इस किस्म के ग्रुपों के साथ मुस्तकिल कॉन्फ्लिक्ट में भी नहीं रह सकते। देखिए ना, एक वक्त था कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक दहशतगर्द तंजीम थी, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट यासिर अराफात था, लेकिन ओस्लो एकॉर्ड हुए, उसके बाद यासिर अराफात को अमन नोबेल इनाम मिल गया। मोरो इस्लामिक मूवमेंट है जो फ़िलीपींस में, ये 2 साल पहले जून में उन्होंने बाकायदा हथियार फेंक के
सदर दुतर्ते जो है उसके साथ जाके उन्होंने काबीना में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी, आपको मालूम है, उन्होंने शिन फेन यानी अपना पॉलिटिकल विंग बनाया, जिस तरह तालिबान ने दोहा के लिए अपना पॉलिटिकल विंग बनाया, मुज़ाकरात किए। इस तरह शिन फेन जब उसने बरतानवी हुकूमत से मुज़ाकरात किए, उसके नतीजे में गुड फ्राइडे एग्रीमेंट 2010 का हो गया। सो हमें थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात को सामने रख के देखना चाहिए कि अगर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, अगले सेगमेंट में हम कुछ और भी बात कर सकते हैं, मुझे और बातें करनी। मैं जो आपकी बात समझाऊं कि आप समझ रहे हैं कि एंगेजमेंट जो की जा रही है दुरुस्त फैसला है, ये एक डायरेक्शन या इसके तरीक़ेकार पर ज़रूर सवाल हो सकते हैं, बट डायरेक्शन। एक नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ताज हैदर साहब के साथ भी ये नुक्ता उठाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ताज हैदर साहब, आप ही की तरफ आऊँगा सर। इनफैक्ट हमें तो लगता है कि अपोजिशन गिला करती है कि हुकूमत अहम इश्यूज़ के ऊपर एंगेज नहीं करती पार्लियामान के अंदर दीगर जमातों को, लेकिन अभी हम कंवल साहबा की बात सुन रहे थे तो लगता तो ये है कि जो बंद कमरे के अंदर ब्रीफिंग्स होती हैं, काफ़ी चीज़ें बता दी जाती हैं अपोजिशन को, बट उनका ख्याल ये भी है कि क्योंकि दीगर इश्यूज़ में फंसी हुई अपोजिशन तो इन मामलात के ऊपर खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है गुफ्तगू करने के लिए। क्या कहेंगे सर? देखिए, इन चीजों को जाने दीजिए। मैं तो गया भी नहीं था उस कमेटी के, उस मीटिंग के अंदर, क्योंकि हालात किस तरफ जा रहे हैं वो हमें देखना होता है। सही। बहुत सी चीजें आज नजर आती हैं कि नामुमकिन है, फिर एक दिन हम टीवी खोलते हैं तो पता चलता है कि हो गई वो। अफगानिस्तान में यही कुछ हुआ। पाकिस्तान के अंदर जिस तरफ चीजें जा रही हैं और जिस तरीके से हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, और फिगर दी जा रही है कोई 80,000 से ज्यादा की, मतलब किसी भी जंग में 700-800 से ज्यादा हमारे शहीद नहीं हुए थे। इस जंग के अंदर हमारे 80,000 शहीद हो चुके हैं। तो फिर जो अफगानिस्तान में हुआ है, कल को वो पाकिस्तान के अंदर हो सकता है। कल को वो आपसे कह सकते हैं कि आप सरेंडर करें तो हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें। जिस तरीके से सिचुएशन जा रही है कि तालिबान हमसे ये कहते हैं। अब गलती कहाँ हो रही? हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाई कि हम इनको रोकेंगे और हम इनसे मुकाबला करेंगे। 80,000 बच्चे शहीद होने के बावजूद हमने उसमें कोई कार्रवाई नहीं। हम जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर क्या हुआ था उसकी रिपोर्ट तक हम शायद नहीं कर सकते। अगर जो नेक्टा है उसके ऊपर पिछली दाएं बाजू की हुकूमत और आज की दाएं बाजू की हुकूमत कुछ नहीं कर रही, तो फिर कम से कम इतना तो कहा जा सकता है, और आप हमें कहने की इजाजत दीजिए कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है इन दोनों हुकूमतों के दरमियान। और मैं हैरान रह गया था जब चौधरी निसार साहब ने सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर साहब ने तनकीद की थी एजेंसीज पे कि आखिर ये हमले होते हैं तो इन्हें क्यों नहीं पता होता है एजेंसीज को। चौधरी निसार साहब खड़े हुए, उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल, ये सेनेट के रिकॉर्ड की बात है, आर्मी पब्लिक स्कूल का हमें पता था, कराची एयरपोर्ट का हमें पता था, जो वाघा बॉर्डर पे धमाके हुए उसका भी हमें पहले से बता दिया था एजेंसियों ने। और जब मैंने सवाल किया कि जनाब अली फिर आप क्या कर रहे थे, उन्होंने कहा 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मसला है। तो अब अगर इस तरीके की अप्रोच रखी जाएगी और सियासी तौर पे एक जो फैसला हुआ है उसकी पैरवी नहीं की जाएगी कि हमें रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला करना है, और एंड इफ वी कीप देम गिविंग स्पेस कि आज ये स्पेस दी, कल और ये भी कि अच्छा जी हम आपको माफ कर देंगे, कल को वो कहेंगे कि जी आप हथियार रखें और हम आपको माफ करेंगे। अफगानिस्तान की फौज बहुत वेल इक्विप्ड फौज थी, बहुत वेल ट्रेन्ड फौज थी। ये क्या हुआ कि एकदम से वो जो है वो खत्म हो गई। और इस चीज को भी नजरअंदाज ना कीजिए कि हमारे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में जो भी हमले हुए हैं उसमें अंदरूनी मदद मौजूद थी, यानी जो जिन लोगों को हिफाजत करनी थी उनमें से कुछ लोग जो थे वो मिले हुए थे। तो ये मामला सीरियस है, ये ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का नहीं है।
कि उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, कौन सच कह रहा है कौन झूठ कर रहा है, तो सीरियसली लीजिए। ये वी आर मतलब बिल्कुल वी आर स्टैंडिंग एट द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर एंड इफ यू डोंट टेक फर्म एक्शन, और अगर हम अपना जो जहन तब्दील नहीं करते कि हमें मुकाबला करना है, तो फिर गॉड हेल्प अस। सही कमल साहब, इनफैक्ट यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊँगा। वो तो फरमा रहे हैं कि कल को डिमांड लिस्ट आ सकती है कि रियासत पाकिस्तान से कह सकते हैं कि आप सरेंडर करें और हम बताएंगे कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम कैसा होना चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली एक ऐसी तंजीम जिसको हम खुद कालादम करार दे चुके हैं, अब उसके साथ डायलॉग टेबल पे हम जा रहे हैं, तो मैकेनिज्म तरीकाकार क्या होगा, कुछ समझाइए, क्योंकि लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि किस तरह ये मामला आगे बढ़ेंगे। देखिए जी, मैं ताज हैदर साहब की रिस्पेक्ट करती हूँ, बड़े सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है, बट मैं इनके आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। इन्होंने रियलिटी को शायद बिल्कुल पसे पुश डाल दी है। जिस वक्त इनके प्रेसिडेंट थे जरदारी साहब, उस वक्त इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर हम सुना करते थे कि जो है वो TTP जो है वो आ चुके हुए हैं और वो कब्जा करने लगे हैं। जिस वक्त IDPs हुए थे और सवात का पूरा ऑपरेशन हुआ था, आपको शायद याद होगा, पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत ज़्यादा इवॉल्व किया, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की। उन्होंने अपनी लर्निंग को बिल्कुल पहले वाली सारी उनकी जो ट्रेनिंग है उसको अनलर्न करके लर्न किया दोबारा कि टेररिज्म को कैसे काउंटर करना है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में एक टाइम वो था कि जब हम घर से निकला करते थे तो हम घर वालों को मिल के जाया करते थे कि पता नहीं कहीं धमाके का शिकार हो गए, वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इतना खौफ का आलम था कि स्कूलों में बच्चे भेजते हुए सुबह हमारी रूल अरस जाया करती थी। ये क्रेडिट अपनी मिलिट्री को देंगे। ये सारी बातें वाज़ेह की, इसमें कोई शक नहीं है कि हालात बहुत बेहतर हुए हैं। मैं छोटा ज़िमनी सवाल है, मेरा ज़िमनी सवाल सुन लें, आप ही बोलें, बट मैं जानना ये चाह रहा हूं कि माजी करीब में एक जमात इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके आई और कहा यह गया कि कोई एक जमात को, एक शख्स रियासत को डिक्टेट नहीं करा सकता कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम कैसा होना चाहिए। उस जमात को आपने कालादम करार दिया, तो मैं जानना ये चाहता हूं कि कालादम तहरीक तालिबान के लिए भी वही यार्डस्टिक है कि वहां से डिक्टेशन कोई कबूल नहीं की जाएगी, उनके लिए सिर्फ यही ऑप्शन है कि हथियार डालें और मेन स्ट्रीम हो जाए। जी, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं यही आपको बता रही हूँ कि अफगानिस्तान की फौज का पाकिस्तान की एक दुनिया की मानी हुई फौज जिसने टेररिज्म में वाहिद पाकिस्तान है जो निकल के बाहर आया, और पाकिस्तान की स्टेट एक स्ट्रॉन्ग स्टेट है, एक वीक स्टेट नहीं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अशरफ गनी की सपोर्ट के लिए या उसके लिए कोई फौजी खड़ा नहीं है, उन्होंने खुद ही हथियार डाले हैं। पाकिस्तान की फौज वो फौज नहीं है, इसने आपको इवॉल्व होकर दिखाया 20 सालों में जिस तरह उन्होंने काउंटर टेररिज्म किया है। आप शाम का हाल देखें, आप इराक का हाल देखें, किस तरीके से उनका सत्यानाश हो गया है। हमारी फौज ने हमें बचाया इस टेररिज्म की वेव से, और इससे हम इवॉल्व हुए हैं। आज शुक्र है अल्लाह का कि लोग हमसे सवाल करें, हमसे पूछते हैं, इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इस रीजन में इंगेजमेंट कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, स्ट्रेंथ है तो तब है, तो इसलिए कंपैरिजन तो कोई नहीं। दूसरा जो आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही है, डिक्टेशन नहीं है, उनको मौका दिया जा रहा है कि जिसने हथियार डालने हैं वो अपने आप को पेश करें, हथियार डाल दें, क्योंकि देखें डैमेज होता है। एक बंदा किसी घर का जाता है, गलत है या सही है, उसके बाद उसकी पूरी नस्ल हथियार उठा लेती है। कबाइल में आपको मालूम होगा उनका कल्चर हमारे लोगों से और आम जो हम सोच सकते हैं उससे बिल्कुल फ़र्क है। दूसरा, इस वक्त आपकी फेंसिंग हो गई है बॉर्डर की, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आपका पोरस बॉर्डर था, आपकी वहां से आने की कितने लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। तो सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट कर दिया है। और इस वक्त हम बिल्कुल पाकिस्तान में बड़ी मेहरबानी है कि अमन है, अल्लाह ने मेहरबानी की और फौज की मेहरबानी है कि उन्होंने ब्रेक के बाद आप डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इम्तियाज़ साहब, आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट ताज हैदर साहब ने कुछ खदशात का इजहार किया है और लगता है कि उन खदशात के अंदर कुछ न कुछ जान है। और फिर प्राइम मिनिस्टर जिनके बारे में फरमा रहे हैं कि वो सालिस का रोल प्ले करेंगे, और आपको भी मालूम है कि कालादम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान में उन्हीं के साथ जंग लड़ते रहे हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर तो यकीनी तौर पर तालिबान के एंड पे भी होगा इन लोगों के लिए। तो वे फॉरवर्ड क्या है, गोया कि हमारा तरीक़ाकार क्या होना चाहिए अगर हम चाहते भी हैं कि इन लोगों को मेन स्ट्रीम किया जाए, हथियार डाल भी दें और कोई डिक्टेशन भी वहाँ से ना आए, तो वे फॉरवर्ड क्या है आपके ख्याल में?
देखिए, वे फॉरवर्ड तो हमेशा बातचीत में होता है। वो हमें दुनिया भर में यही हुआ है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, वो भी दहशतगर्द होते थे किसी वक्त में, फिर बाद में वो हुक्मरान बन गए। इस तरह जो हमने पहले आयरिश रिपब्लिकन आर्मी का भी जिक्र किया, सिन फेन हुआ तो नॉर्दर्न आयरलैंड में उन्हीं की हुकूमत कायम हो गई। सही। तो मुज़ाकरात से कोई आप एस्केप नहीं है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी जो है वो इंतहाई एहतियात की मुतकाज़ी है। सही। वो ये कि आपको यकीन करना पड़ेगा कि आप ये लोग जो हथियार फेंक रहे हैं, क्या वाक़तन ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने यहाँ के मासूम बच्चों को, फ़ौजियों को, सिविलियंस को शहीद किया? क्या आप कैसे यकीनी बनाएंगे कि ये लोग अपनी पुरानी रविश पे नहीं जाएंगे? कैसे यकीनी बनाएंगे कि ये वो प्रॉक्सी टेररिज्म का रास्ता, यानी जो सहूलतकार हैं दहशतगर्दी के और अदम इस्तेहकाम के, उनके साथ फिर नहीं मिल पाएंगे? क्या उसके लिए हमारे पास प्लान है जिसको कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग का, कि आपको डी रेडिकलाइज भी आप करें, फिर साथ में उनको इस तरह मसरूफ़ करें कि दूसरी तरफ वो सोच ना सकें? दुनिया भर में सऊदी अरब ने यही किया है। अलकायदा के बेशुमार लोग थे जिनको, चूँकि एक्चुअली सऊदी अरब के पास पैसे बहुत थे, तो उन्होंने क्या कि लोगों को बड़े बड़े घर लेके दे दिए, उनको गाड़ियाँ दे दी, फंड्स उनके हवाले कर दिए। तो इस तरह उन्होंने अलकायदा से उसामा बिन लादेन, ईमान अल-ज़वाहिरी से 2009 में हमने भी कोशिश की थी फसाद ऑपरेशन के बाद। जी, कोशिश हमने की थी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को जो था वो प्रॉक्सी टेररिज्म का सामना था, और इसका एहसास, मुकम्मल एहसास मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को 2014-15 में हुआ, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ। तो उसके बाद इनको एहसास हुआ कि वाक़तन, क्योंकि उससे पहले तो आपको याद है वो ISI हेडक्वार्टर में एक गुफ्तगू भी हुई, तो उन्होंने कहा था कि शायद मजाक में कहा होगा उस वक्त के ISI चीफ ने कि हाँ ये TTP बैतुल्लाह तो अपना ही बंदा है। यानी उस वक्त शायद उनका ये मतलब था कि भाई तो अपने पाकिस्तानी हैं, भले जो मतलब था, लेकिन उसकी वजह से तासुर तो यही फैला कि अच्छा ये शायद इनका आपस में कोई लेन देन है। तो असल मैं समझता हूँ जितना जनरल कियानी ने, जनरल राहिल शरीफ ने जोर लगा कि फिर APS पे जो हमला था ना, वहाँ जाके हमें एहसास हुआ कि हाँ जी वाकई हमें प्रॉक्सी टेररिज्म का सामना है। और उसके नतीजे में आपने देखोगे 6-7 साल में हमारी जो टेररिज्म का ग्राफ है, पुरतशद्दुद वाक़यात का या टेररिज्म का, वो 90% उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। ये सारा स्टेटिस्टिक्स मौजूद है। अब सिर्फ जो कुछ हो रहा है वो वही है, सहूलतकार हैं अदम इस्तेहकाम के, दहशतगर्दी के, जो कभी फ़ौजी को, कभी FC वाले को, कभी पुलिस वाले को शहीद करे, कभी पोलियो की टीमों पे हमला हो रहा है। इससे छुटकारा आसान नहीं है अभी फिलहाल। सही। ताजर साहब आप तरफ आऊँगा। इनफैक्ट आपको क्या लगता है, अगर देखा जाए, अगर जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि एक्सट्रीमिज़म का खात्मा कुछ और तरीके से हो सकता है, बट इस मुल्क के अंदर हमने 3 ऑपरेशन सर देखे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन, उसके बाद भी चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई। जिस तरह इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं कि उसके बाद हमें प्रॉक्सी वॉर का भी सामना रहा है, तो ऐसे में आपको लगता नहीं अफगानिस्तान की मिसाल हमारे सामने है कि मुज़ाकरात अल्टीमेटली वहाँ पे एक रेजोल्यूशन और एक पीस लेके आया है, तो यहाँ पे ये फार्मूला क्यों नहीं अपनाया जा सकता सर? नहीं, वो एक मिलिट्री विक्ट्री है, और वो जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो अमेरिकन सरेंडर के लिए हो रहे थे कि हम वहाँ से कैसे निकले। अब ये कि हमारे यहाँ 80,000 जवानों की शहादत जो है उसको बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है, और रोज जो हमारे 1, 2, 3 जवान शहीद होते हैं, इस पर भी हमें इत्मीनान है। बात सियासी अज़्म की होती है। जनरल परवेज मुशर्रफ सदर पाकिस्तान थे, पूरी फौज उनके साथ थी, और तालिबान मरगला तक आ गए, इसलिए कि फौज की सलाहियत का मसला नहीं था, सियासी अज़्म का मसला था। उसके बाद फिर एक और हुकूमत आई जिसने सियासी अज़्म दिखाया और इन सारे इलाकों को खाली किया। अब देखिए, कल मैं 3 दीगर सेनेटर्स के साथ इन इलाकों का दौरा कर रहा था, जिस किस्म के मजालिम हुए हैं वहाँ पे, और हमने काफी तफसीली गुफ्तगू इस पर की। दिल दहला देने वाले जो मजालिम हुए हैं स्वात के अंदर और इन तमाम इलाकों के अंदर, दरगई में और दूसरी जगह दिल हिला देने वाले मजालिम हुए हैं जिस वक्त जनरल मुशर्रफ सदर पाकिस्तान थे। लेकिन एक सियासी अज़्म जिस वक्त आया कि हमें ये करना है कि ये इलाके खाली हो गए, वही फौज जो थी उसने वो इलाके खाली कराए। उसके बाद फिर ये हुआ कि दाएं बाजू की एक हुकूमत आई, उन्होंने कहा जनाब ये सवाब का काम है कि हम बातचीत करें और ये करें, और साल भर उनको दिया रीग्रुप करने के लिए और अपने आप को रीइक्विप करने के लिए, और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ तक कि आर्मी पब्लिक स्कूल का मामला हुआ, फिर बैठी सियासी तमाम जमातें
और उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान बनाई, लेकिन फिर सियासी अज़्म का खाला पैदा हुआ और नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं हुआ। अब हम कह रहे हैं कि जी 80,000 जवान हमारे शहीद हुए, ये बड़ी कामयाबी, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। एवरी सोल्जर इज इम्पोर्टेंट। हम इस तरीके से, और वो जो तस्वीरें टीवी पे आती हैं 20 साल के 21 साल के जो हमारे जवान हैं वो इस तरीके से शहीद हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये तमाम मामले के आप सरेंडर करें तो हम ये उस वक्त होते जब एक डिसाइसिव विक्ट्री हो चुकी होती है, उससे पहले नहीं होते। तो इस फेज के अंदर यू हैव टू गो फॉर ए डिसाइसिव विक्ट्री, और उसके बाद कुछ लोग कैद होंगे, ये होंगे, आप दे दीजिए उन्हें एमनेस्टी जो आप कैद करते हैं। बिल्कुल ठीक, पॉइंट टेकन जी, पॉइंट टेकन। ताज साहब, मैं मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले तो वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ माशी जो मुश्किलात हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन होगी छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार खुश आमदेद। कंवल साहब, आप ही की तरफ आऊँगा। ताज हैदर साहब फरमा रहे हैं कि एब्सोल्यूट विक्ट्री, उसके बाद बेशक बात कर लीजिएगा, और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिन लोगों ने 80,000 पाकिस्तानियों को मारा उनके साथ तो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन के साथ आप हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, तो ये दोहरा मयार मेरा ख्याल में बड़ा अजीब लगता है। तो कम अज़ कम यहाँ अपोजिशन को भी एंगेज करें, अगर आप कलअदम तहरीक तालिबान को भी कर रहे हैं तो। देखिए जी, अपोजिशन की तो बात यह है कि वो असेंबली में मौजूद होते हैं और उनकी उतनी ही इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए जितनी कि गवर्नमेंट बेंचेस से होती है, और यही डेमोक्रेसी में होता है कि ट्रेजरी बेंचेस वर्सेस जो अपोजिशन बेंचेस होते हैं, दोनों मिलकर पॉलिसी साजी करते हैं और वो करेक्शन करते हैं। बट मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपस में इतने फ्रेगमेंटेड होंगे कि एक पार्टी के अंदर ही नहीं समझ आती कि सीढ़ियों से गिरने वाले जो हैं वो रूल कर रहे हैं या वो जो उस पर ज़मानत पे रहा है वो रूल कर रही हैं, तो फिर किस तरीके से चीज़ें चलेंगी। फिर ये जो PDM थी उसके भी जो वहाँ से ऐलानात होते रहे, किस किस्म के बातें करते रहे, वो आपने सुनी है। मैं क्विकली इस पे मेन पॉइंट पे आ जाऊँ। देखिए, हमें हर चीज़ का कोई थोड़ा सा बैकग्राउंड, महंगाई के हवाले से भी जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। महंगाई के हवाले से भी जरूर, सिर्फ 2-3 मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ। देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि कोल्ड वॉर का जब प्रॉक्सी हम बने उस वक्त हम US के साथ थे और साथ ही हमने ये एसेट्स तैयार किए थे, आपको याद होगा, और ये हिस्ट्री की उसमें मौजूद है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और इसको सारे ओन भी करते हैं कि 70s की जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी। फिर 9/11 जब होता है, मैंने जंप किया बहुत बड़ा, 9/11 होता है, हाँ, और यहाँ अटैक होता है अफगानिस्तान में, इन्हीं एसेट्स के ऊपर जब अटैक होता है, हमने फिर दूसरा कैंप ज्वाइन किया, मतलब वही कैंप ज्वाइन किया इनके अगेंस्ट। उसके रिपरकशंस आए, उन्होंने ये समझ लिया कि शायद ये दूसरे कैंप में है, ये हमारे दुश्मन है, और हमें उसकी फिर बहुत बड़ी कॉस्ट हमने पे की है। और यही बात बार बार वज़ीर आज़म भी कहते हैं, ये बात हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी मानती है, ये मुशाहिद हुसैन साहब ने एक प्रोग्राम में ये बात कही है। देखिए, चीज़ें चेंज होती हैं, टाइम आगे बढ़ता है तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी बदलती है। अब हम 2008-9 की बातें आज कर रहे हैं 2021 में, भाई बहुत कुछ बदल गया है। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। हमें जिनको डिसआर्म करना है उनको मेन स्ट्रीम में लाना है। हमारी इस वक्त बॉर्डर पे, मैंने जैसे पहले का फेंसिंग हो चुकी है इस वक्त। आप देखें कि तालिबान की अपनी स्ट्रैटेजी चेंज होगी 20 सालों में। वो कुछ का कुछ पहले का ईरान के खिलाफ होते थे, अब ईरान के साथ बैठते हैं। डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंट एस्पेक्ट होता है ग्राउंड रियलिटीज के साथ। जहाँ तक आपने जी, मैं तेल की प्राइसेस पे कहूँगी, एक चीज़ रियलिटी है कि जो मार्केट में चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है, हमारे बस में ये है कि हम उस पर लेवी नहीं ले रहे। 5% 30 बनता है, 30 रुपए बनता है, 5 रुपए ले रहे हैं। 7.5% उस पर सेल्स टैक्स बनता है, 7% ले रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना बता दूं, हुकूमत अगर टैक्सेस पे या इस पे सब्सिडी देगी तो वो भी टैक्स पेयर का ही पैसा है। और सब्सिडी इसलिए भी गड़बड़ करती है कि अगर किसी की लैंड क्रूजर है तो वो 120 लीटर इस्तेमाल करेगा, किसी की मोटर बाइक है तो वो 3 लीटर इस्तेमाल करेगा, तो फायदा सारा फिर पैसे वालों को हो जाता है। मैं चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी ले लीजिए इम्तियाज साहब। यही लगता है कि और ऑप्शन है नहीं, ले भी तो कम। हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यू हुई है, हम बाहर से तेल खरीदते हैं तो इतनी तो अभी भी मेरा ख्याल है कोई 15-16 मुल्कों से हमारे यहाँ तेल की कीमत कम है पाकिस्तान के पास। और एक और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में तेल का जो शोबा है
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के का यरगमाल बना हुआ है। उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं, नेपरा में भी, पेपरा में भी, पता नहीं कहाँ कहाँ, ओगरा में भी बैठे हुए हैं। तो वो अंदर से बैठ के, बाहर से बैठ के अंदर बैठे लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमत ऊपर नीचे होती है और रातों रात लोग अरबों बना लेते हैं। ताजा हैदर साहब हंस रहे हैं। सर आपके पास कोई अच्छा सोल्यूशन है? हुकूमत की मदद हो जाएगी। डॉक्टर आसिम हुसैन होते थे ना, उनको पता होगा किस तरीके से कौन कहाँ पैसे साहब बनाता क्विकली है। सर लास्ट 30 सेकंड्स कोई है हाल तो बताएं सर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज सेनेट में वजीर खजाना ने कहा कि पाकिस्तान में अगर तेल निकल रहा होता तो सलीम मेरे करीब बैठे थे मांडीवाला, उन्होंने कहा पाकिस्तान में तो तेल निकल रहा है लेकिन 22 करोड़ आवाम का तेल निकल रहा है। सिर्फ बिजनेसमैन का तेल नहीं निकल रहा, वैसे टैक्स कोई देता नहीं है, वो आमादा नहीं, यही मांडवी वाला और बड़े बड़े लोग हैं। सही। लेकिन अपोजिशन के पास भी लगता है सर कि तनकीद ही है, कोई सोल्यूशन नहीं है। सब अमीर हो या गरीब हो, हम तो सब गलत हैं। पीपल्स पार्टी नहीं, आपकी बात हम मान लेते हैं, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन जो उमरा है, असल उमरा, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। अवाम का जो तेल निकल रहा है और बिजनेसमैन का भी तेल निकल रहा है इस वक्त। योर इकोनॉमी हैज कोलैप्स और इसमें डायरेक्शन आपको बदलना होगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, कंजम्पशन को कम करना होगा एंड दिस गैप हैज टू बी रिड्यूस्ड। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। कीमतें बढ़ानी जी पड़ती हैं, जी लास्ट वर्ड्स। अगर चीजें सस्ती रखेंगे तो जो आप अपनी उससे कैपेसिटी से ज्यादा चीजें कंज्यूम करेंगे और कंजम्पशन बढ़ेगी और उससे आपका करंट अकाउंट डेफिसिट भी फिर बढ़ता है, क्योंकि हमने डॉलर में ही इसको पे करना है। तो जितना हम इस्तेमाल करें उसके मतलब क्या कहते हैं, सेंध के इस्तेमाल करें। जब चीजें इंटरनेशनल मार्केट में महंगी हैं तो महंगी हैं, हमें उसको तरीके से इस्तेमाल करना है, तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। नाजरीन आज का शो यही ख़त्म करते हैं, इजाज़त दी, हाफिज़।